हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो पिछले टॉपिक में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलो आपको एक बात मैं बता रही हूँ। जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, वो हर टाइम आपको मिलते हैं, बट कुछ कंडीशन होती है। जैसे कई बार इमरजेंसी हो जाती है। ठीक है, इमरजेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। कई बार अगर इंटरनल रेबेलियन हो जाए या दंगे हो जाए कंट्री में, तब जो इमरजेंसी लगती है उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, कई बार जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर दे, तब कई बार इमरजेंसी लगती है, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इमरजेंसी। और एक होती है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो इस दौरान क्या होते हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, कुछ फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है ना, उस टाइम फंडामेंटल राइट हमारे कुछ टाइम के लिए सीज हो जाते हैं। मतलब हम अपने फंडामेंटल राइट को फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब अगर दंगे छिड़े हैं तो कहाँ से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, आप तो जा ही नहीं पाओगे इधर से उधर। ठीक है, आपका वो राइट का हनन हो गया है। ठीक है, तो 3 राइट है, 19, 20, ठीक है, और एक 21। ठीक है, तो जो 20 और 21 है ना, और एक आर्टिकल 19, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम। ठीक है, अब देखो, आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। ठीक है, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो देखो इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल है। ठीक है, जो डीपीएसपी है ना, उनको अलग अलग कैटेगरी में किया है। इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कौन कौन से याद रखने हैं डीपीएसपी। देखो, आप डीपीएसपी में होता है ना, जैसे जो स्टेट कुछ जब पॉलिसी बनाती है ना, तो वो कुछ ऐसे निर्देशों को फॉलो करेगी ताकि वेलफेयर हो किसका, सिटीजन का। ठीक है, इसमें देख लो क्या है, 38 में प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये है कि स्टेट को क्या करना चाहिए कि जो लोगों का वेलफेयर करवाना चाहिए। ऐसा ना हो इनकम में इनक्वालिटी हो, स्टेटस हो, अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, उसमें इनक्वालिटी ना हो। अब ये चीज़ तो बोली है, बट क्या ऐसा होता है रियलिटी में? नहीं होता है। और लोगों का स्टेटस अलग है, इनकम अलग है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अलग है। ठीक है, कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा काम है, कुछ में नहीं है, तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो डीपीएसपी है। ऐसा करने की कोशिश करेगी सरकार की ये फॉलो हो, बट ज़रूरी नहीं है ये हर हाल में फॉलो होना। ठीक है, फिर टू सिक्योर एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, ये आर्टिकल 39 पे है कि लाइवलीहुड प्रॉपर मिलना चाहिए, आजीविका के साधन प्रॉपर होने चाहिए। फिर टू प्रोवाइड इक्वल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है ना, जो संसाधन है, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, फिर जो है कि जो वेल्थ की कंसंट्रेशन ना हो। ठीक है, अब इंडिया में तो देखो वेल्थ की कंसंट्रेशन है। ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग गरीब है, और जो 90% वेल्थ है वो कम से 10% लोगों के पास ही है। ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो इसलिए हमें ये अचीव करने की कोशिश करनी है अपने पॉलिसी जो सरकार लाएगी उसमें। ठीक है, फिर है इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए होनी चाहिए मैन एंड वुमेन, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ जगह आप देखोगे कुछ सेक्टर्स में ना, वुमेन की सैलरी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, जबकि काम सेम कर रहे हैं। जैसे एक्टिंग लाइन में ही देख लो, एक्टर को कितना मिलता है एक मूवी को, और एक्ट्रेस को थोड़ा कम होता है। ठीक है, टू प्रिजर्व द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, जहाँ काम करते हैं वर्कर, जहाँ काम करते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो अपॉर्चुनिटी, जो बच्चों को हेल्थी अपॉर्चुनिटी मिले। अब देखो इतना डीप में तो आएगा नहीं। ठीक है, आप समझ लो, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, 39A ये अमेंडमेंट है, कोई भी अमेंडमेंट हो याद रखनी है। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, जो फ्री लीगल एड, जो मतलब वकील नहीं कर सकते गरीब, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, ताकि सबको इक्वल जस्टिस मिले। वो है आर्टिकल 39A में। ठीक है, आर्टिकल 41 में है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क, देखा, जो राइट टू वर्क है वो किस में है,
आर्टिकल 41 में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बोला कि फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों को। बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड किया है, ठीक है, और कौन सी अमेंडमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है ये देखो मैटरनिटी लीव, ये याद रखना है आपको, किस में आती है, आर्टिकल 42। ये मैटरनिटी लीव क्या आपका फंडामेंटल राइट है कि डीपीएसपी है, तो क्या है ये डीपीएसपी है, ठीक है। फिर आर्टिकल 43 में टू सिक्योर लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बोला कि दिहाड़ी उतनी तो देनी चाहिए कि उनका जीना संभव हो पाए, उनका एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मेंटेन हो सके, ठीक है। आर्टिकल 43A, फिर इसमें एक अमेंडमेंट हुई है, फिर बोला है कि टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है। अब देखो यहाँ पे ये भी 42 अमेंडमेंट है, ये भी 42 अमेंडमेंट है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 42 अमेंडमेंट को और क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर में बताया था, अमेंडमेंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो EWS जो कैटेगरी जिसका आप रिजर्वेशन लेते हो ना, वो किस अमेंडमेंट के तहत आया था, GST किस अमेंडमेंट के तहत आया था, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पिछला अमेंडमेंट वाला फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें सब है ये अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। शेड्यूल सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शेड्यूल टोटल 12 है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 11th और 12th शेड्यूल कौन कौन से है, ठीक है, और ये इसको पूछने के चांसेस है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 47, इसमें बोला टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, पब्लिक है ना उसकी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए हम न्यूट्रिशियस फूड को लाए मार्केट में। उसके बाद कुछ गांधीयन प्रिंसिपल आते हैं, इसको कैटेगरी में मत करना, इतना डीप में नहीं आएगा, सिर्फ आप ये याद रखना थोड़ा बहुत कि 38 में क्या है, पूरा लाइन टू लाइन मत याद करना, थोड़ा होना चाहिए आइडिया कि आजीविका के साधन को सिक्योर करना इसमें है। फिर वो है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो इसमें है, ठीक है। और इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, ये इंपॉर्टेंट है, किसमें 39A। फ्री लीगल एड किसमें है 39A, फ्री लीगल एड किसमें है 39A। राइट टू वर्क किसमें है 41, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट टू वर्क हो गया, फ्री लीगल एड हो गया, उसके बाद मैटरनिटी लीव वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद एक होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, वो अभी आगे आएगा, ठीक है। अब ये देखो आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, और ये लागू हो गया आज की डेट में, ठीक है। विलेज पंचायत को रूट लेवल डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, पंचायत को, ठीक है। अब पंचायत किस शेड्यूल में आया था वो आप बताना मुझे, ठीक है, कौन सा शेड्यूल है और कौन से पार्ट में ऐड हुआ है, ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो है 43 में। कॉटेज इंडस्ट्री होती है लो लेवल पे जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, जिसमें स्टार्ट करने में जिसमें कम लगे कैपिटल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कॉटेज गार्डन पढ़ा था ना हमने, उसके 2 इम्पोर्टेंट फीचर पढ़े थे, वो बताओ, ठीक है, लेक्चर जिसने सुना होगा उसको पता होगा। अब है 43B, ये अमेंडमेंट है तो ये करना है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना वो 43B के तहत आया था, ठीक है। ऐसा बोला था, ये निर्देश थे कि भाई आपको प्रमोट करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है, और आज की डेट में ये लागू हो चुका है, ठीक है। अब देखो कुछ DPSP लागू हो चुके हैं, ये पंचायत आ गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया, इसीलिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 46 टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST अदर वीकर सेक्शन, ठीक है, जो भी ये वीकर सेक्शन होते हैं ना सोसाइटी के, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके तहत एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, किसका, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना, उनके साथ अन्याय ना हो। उसके बाद है प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग की प्रोहिबिशन को रोकने के लिए जो निर्देश दी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो 47 में आते हैं। फिर है काउ स्लॉटरिंग, इम्पॉर्टेंट है, प्रोहिबिट द काउ स्लॉटरिंग एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड, ये आर्टिकल 48 में है। ये सब क्या है, DPSP है, ये क्या है, डायरेक्टेड प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के, मतलब अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है
तो उनमें इन सब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो ये निर्देश है, इनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये मतलब है इसका। और फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, ये हमारा हक नहीं होता है। जैसे राइट टू वर्क था, वो डीपीएसपी है, हमारा हक नहीं है। उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये किस में है? आर्टिकल 44 में। ये न्यूज़ में भी था, तो यूसीसी याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में? आर्टिकल 44 में है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट है कि डीपीएसपी है? तो क्या है ये? डीपीएसपी है। उसके बाद है आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड ये बोला है कि जितने भी बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए। ठीक है, तभी उनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। जब तक वो 6 साल के ना हो जाए तब तक बच्चों को प्रॉपर चाइल्डहुड केयर मिले, एजुकेशन मिले। ठीक है, उसके बाद देखो 6 साल तक जो एजुकेशन की बात की गई है वो डीपीएसपी है। ठीक है, और 6 से 14 साल जो एजुकेशन की बात की गई है वो क्या है? फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट है ये? 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, वो मुझे बताना। ठीक है, फिर आर्टिकल 48 है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये वही बोला, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है कि उनको आजकल के जो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से चलवाओ, पुराने कन्वेंशनल टेक्निक है उनको मत फॉलो करो। ठीक है, आर्टिकल 48A अमेंडमेंट है, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव एनवायरनमेंट टू सेफ ग्राउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, एनवायरनमेंट का टॉपिक है ना। उसमें जो आर्टिकल 48 का जो डीपीएसपी है ना, वो इससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है कि आप एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करो ताकि आपका जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको सेफ्टी मिल सके। ठीक है, आर्टिकल 49 है, अपने मोनूमेंट्स जो हेरिटेज वगैरह है उसको आप प्रोटेक्ट करो। ठीक है, आर्टिकल 50 है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये तो पता ही है ना, जुडिशरी क्या है? प्रोटेक्टर है किसकी? संविधान की। ठीक है, अगर ये एग्जीक्यूटिव के अंडर होगी, एग्जीक्यूटिव में आते हैं जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो कैबिनेट वगैरह है। ठीक है, जो अगर ये एग्जीक्यूटिव से फ्री होगी ना, सेपरेट होगी, तभी क्या है, जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था। ठीक है, जजेस को अपॉइंट करने के लिए आया था। ठीक है, आर्टिकल 51, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। ठीक है, पीस को प्रमोट करना और जो इंटरनेशनल ट्रीटी है वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, पीसफुल सेटलमेंट करना वर्ल्ड लेवल पे, वो है आर्टिकल 51। ठीक है, तो डीपीएसपी हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डीपीएसपी जो हमारे हैं वो किस पार्ट में आते हैं वो आप मुझे बताओ। ठीक है, अब आपको 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं। ठीक है, और जो डीपीएसपी है ना वो आते हैं 36 से 51 में। ठीक है, और जो ये फंडामेंटल राइट है ना, ये पार्ट 3 में आते हैं, ये आपको एज इट इज़ याद करना, और ये डीपीएसपी पार्ट 4 में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने 12, 13 तो बताया नहीं ना, आपने 34, 35 बताया, तो ये इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। ठीक है, जो मेन फंडामेंटल राइट है वो जो जिन आर्टिकल्स में आते थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, डीपीएसपी 36 से 51 पार्ट 4 में आते हैं। अब जो डीपीएसपी होते हैं और फंडामेंटल राइट होते हैं ना, इनमें क्या फ़र्क होता है? इनमें ये फ़र्क होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है ना, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। बट डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब बार बार आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पढ़ना, पंचायत किस में आता है, इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद है जी ये मैटरनिटी लीव, राइट टू वर्क। ठीक है, और फिर फ्री लीगल एड किस में आता है। ठीक है, फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस में आता है। तो ये सब आपको याद करने हैं। ठीक है, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जी फिर एक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये है हमारा पार्ट 4A।
मतलब जब संविधान बना था ना तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, ये बाद में अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट हुई है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की है, ठीक है। और ये भी नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल है, जिसके हनन पे आप कोर्ट में जा सकते हैं। डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो दोनों ही नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। टोटल कितनी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, 11 है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में आती है और 51A इसका आर्टिकल है। तो देख लो, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल कौन से पार्ट में है, डीपीएसपी के आर्टिकल कौन से पार्ट में है, फंडामेंटल ड्यूटी के आर्टिकल और कौन से पार्ट में है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये आपको करवाया हुआ है, बताना मुझे, ठीक है। अब बोला है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो ड्यूटी है, वो हमारा कर्तव्य है जो हर सिटीज़न को फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर स्टेट हमें कुछ राइट्स दे रही है ना, हमें कुछ अधिकार दे रही है, तो हमारा भी कर्तव्य है अपने स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति। तो क्या है, एक तो हम अपने संविधान का पालन करें, हम अपने जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसका पालन करें। अब मुझे बताओ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया है, ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया है। उसके बाद बोला है कि जो हमारे नोबल आइडियल है ना कंट्री के, उनका जो नेशनल स्ट्रगल है उनको हम चेरिश करें और फॉलो करें, ठीक है, उनकी इज्जत करें हम। उसके बाद बोला है टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। फिर हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी कंट्री को डिफेंड करें, ठीक है। जब भी हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत हो तो हम उनके बुलाने पे अपने देश के लिए बलिदान भी करें, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय सेवा दें हम। टू प्रमोट द कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, फिर वो है कि भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना, ठीक है। और महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये हमारा कर्तव्य है। फिर है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कल्चर। एक डीपीएसपी भी था ना, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, वो कौन सा था, ठीक है। फिर है 7 टू प्रोटेक्ट नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग जंगल हो गए, झीलें हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गए, वन्य जीवन वगैरह, ठीक है, और हमारे पर्यावरण की रक्षा करना। 8वां है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म एंड इंक्वायरी, मतलब ऐसे अंधभक्त मत बने रहना, एक साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करो, ठीक है, और अपने आप में इंक्वायरी की भावना, तार्किक विचार को डेवलप करो, ठीक है, लॉजिकल बनो, ठीक है, मानवतावाद और स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म होनी चाहिए, बदलाव की भावना होनी चाहिए, ठीक है। फिर है 9th है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करो, ठीक है। आप स्कूल में जाके बेंच तोड़ देते हैं तो आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं कर रहे हो फॉलो, ठीक है। फिर है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक्सीलेंस करो हर फील्ड में, ठीक है। फिर है 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिप आपको पक्का याद होनी चाहिए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर, ठीक है। अब ये ऐड हो गया है, जो 86th अमेंडमेंट हुई है ना, उस पर ये ऐड हो गया है ये फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, नॉट फॉरनर। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है ना वो सिर्फ भारत के नागरिक को ही करनी होती है फॉलो, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है ना, वो कुछ राइट तो सिर्फ सिटीज़न के लिए है, कुछ राइट सिटीज़न प्लस जो फॉरनर है दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ फर्स्ट रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। जब संविधान बना था ना तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसमें पहली बार ये रिकमेंडेशन दी गई कि भाई हम इतने राइट्स दे रहे हैं सिटीज़न को, तो उनका भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए जो वो फॉलो करे, ठीक है। इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, ठीक है।
जो 1976 में ऐड हुई है ये फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में। जबकि संविधान कब बना था बताओ ज़रा, 2 डेट है ना, एक अडॉप्शन की डेट है और एक कमेंसमेंट की डेट है। बताओ कमेंट में, ऑलरेडी बता दिया मैंने, ठीक है। जो ये 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2002 में ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट में। सारी जो ड्यूटीज़ है ना वो 42nd अमेंडमेंट में हुई थी, जबकि जो लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th अमेंडमेंट में हुई थी। अब मुझे एक बात बताओ, जो अमेंडमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था ना कि मेजोरिटी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी स्पेशल मेजोरिटी फॉलो करते हैं, ठीक है, क्या होता है उसमें। फिर है जी, पेइंग टैक्सेस एंड वोटिंग इन इलेक्शन आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो लिखा है कहीं ऐसा कि टैक्स पे करो वो फंडामेंटल ड्यूटी है, या ऐसा बोला है कि वोट करो वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है? कहीं पे भी नहीं है ना, मैंने पूरा बता दिया ना आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। उसके बाद ये याद करने का कुछ तरीका है, ठीक है, तो ये देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये इम्पोर्टेंट है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन वाला, ठीक है। फिर ये कुछ है यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, ये देख लेना खुद, ठीक है। बाकी वो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया है सारा। अब ये देख लो, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना 1976 में, जो 42nd अमेंडमेंट आई थी उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें बहुत बदलाव किए गए, और जो हमारा जो प्रिएम्बल है, जो संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें जो ये 3 शब्द है ना, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई। जब स्टार्टिंग में संविधान बना था, उसकी प्रस्तावना बनी थी स्टार्टिंग में, उसमें पहले ये 3 शब्द नहीं थे, ये 1976 में ऐड हुए, ठीक है। संविधान में कोई चीज़ ऐड होती है ना तो इजीली थोड़ी ना है कि भाई कट कर दो, ऊपर से वो फ्लूइड लगा लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रॉपर उसमें अमेंडमेंट पास होती है, बहुत टफ प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर है केशवानंद भारती केस, ठीक है, 1973 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि संसद जो है वो संविधान की संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। अमेंडमेंट करे, बट अमेंडमेंट ऐसी हो जो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करे, ठीक है। और इंडिया में जो संविधान है वो दोनों में सेम है, सेंटर में भी वही संविधान चलता है, स्टेट में भी। इंडिया का जो संविधान है वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, दोनों का मिश्रण है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब कोई भी इसको इजीली चेंज नहीं कर सकता है, प्रॉपर अमेंडमेंट करनी पड़ती है। रिजिड ये बोला है कि इतना रिजिड भी नहीं है कि कोई चेंज ही ना कर सके, कर सकते हैं बट आफ्टर द अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद बोला है, ये देख लो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आप याद कर लेना, ठीक है। अमेंडमेंट कुछ इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। तो देख लो, ये नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शेड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट टाइम मैंने करवाए थे ना, शेड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बोला था ना मैंने। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दी, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा दल बदलना भूल गए, पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते देखते याद हमको हो गए, ठीक है। चलो मुझे बताना मैं कैसा गाती हूँ गाना, ठीक है। ये गाना याद रखोगे ना तो देखना, पहला शेड्यूल है स्टेट से रिलेटेड, ठीक है, 28 स्टेट और यूटी से। दूसरा शेड्यूल है पैसा, सैलरी, जजेस को, कंट्रोलर, एडिटर और जनरल हो गया, स्पीकर, राज्यसभा लोकसभा का मेंबर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, उनको क्या सैलरी मिलती है वो सेकंड शेड्यूल में है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में शपथ, जब कोई सीट ग्रहण करेगा ना उसको शपथ करनी होगी, ठीक है। शपथ समारोह होता है मिनिस्टर का, जजेस का, ठीक है, जितनी भी पोस्ट है उस वो दी है थर्ड शेड्यूल में कि क्या शपथ लेंगे वो, ठीक है। फोर्थ में राज्यसभा प्रतिनिधि, जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं ना, उनकी सीट कैसे कैसे एलोकेट होगी स्टेट और यूटी में, वो बताइए फोर्थ शेड्यूल में। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र 5, ठीक है, फिफ्थ में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में है, ठीक है। सिक्स्थ में जनजाति, ट्राइबल एरिया के बारे में है, सिक्स्थ में ट्राइबल एरिया, जनजाति, ठीक है। और ये स्पेसिफिक स्टेट याद कर लेना, AM TM, ठीक है।
सेवंथ में क्या है, शक्ति। शक्ति का मतलब है कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है यूनियन और स्टेट में, ठीक है। स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उस पे कानून कौन बनाता है, स्टेट, ठीक है। सेंटर में जो सब्जेक्ट मेंशन होंगे सेंट्रल लिस्ट में उस पे कानून कौन बनाता है, सेंटर, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, बट अगर दोनों के कानून एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हो तो प्रेफरेंस किसको मिलती है, सेंटर को, ठीक है। एट्थ में शक्ति और भाषा, एट्थ में भाषा है, ठीक है। 22 लैंग्वेज जो है उसके बारे में है। नाइन्थ में वहाँ शक्ति और भाषा की देख संपत्ति पर कब्जा, जो नाइन्थ में है उसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है, ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल है ना, उसमें ऐसे ऐसे जो भी टॉपिक रखे हैं ना उस पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। वो बिल्कुल सेफ है जुडिशियल रिव्यू में। तो कई बार क्या कर देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है ना जिसको हम मतलब ऐसे सोचते हैं कि भाई इस पे कोई भी जुडिशरी अपना फैसला ना सुना सके, उसको ना मतलब नाइन्थ शेड्यूल में रख लेते हैं और उसका मिसयूज़ होता है इस तरह से, क्योंकि अगर जुडिशरी अपना रोल प्ले नहीं करेगी तब तो कोई भी रूल, कैसा भी रूल बन जाएगा, ठीक है। तो नाइन्थ शेड्यूल में ऐसे सब्जेक्ट रखे हैं, ये एक ऐसा डब्बा है ना, नाइन्थ शेड्यूल एक ऐसा डब्बा है उसमें जो भी चीज़ें रखी है ना उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। फर्स्ट लेक्चर सुनना, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू होता है कि उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। 10th है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ठीक है। इसमें बोला ना दल बदल ना भूल गए। दल बदल कानून वही है कि भाई अगर कोई नेता एक पार्टी से इलेक्ट होकर दूसरी पार्टी में चले जाता है बाद में तो उसको डिसक्वालीफाई कर देते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। फिर 11 और 12 पंचायत और नगर पालिका, ठीक है। तो पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायत 11th शेड्यूल में है, नगर पालिका 12th शेड्यूल में है, ठीक है। जो ये लास्ट के 4 शेड्यूल है ना, 9th 10th 11th 12th, ठीक है, ये जो है जब संविधान बना था उस दौरान ये नहीं थे, ये बाद में ऐड हुए हैं। तो किस किस अमेंडमेंट के तहत ये ऐड हुए हैं वो आप बताना मुझे। वैसे सब ही इसमें लिखा हुआ है, 9th फर्स्ट अमेंडमेंट में, 10th 52nd अमेंडमेंट में, फिर 73 और 74 में पंचायत और नगर पालिका, ठीक है। एक ये याद रख लेना, पार्ट 1 में क्या आता है, आर्टिकल 1 से 4 जो स्टेट और टेरिटरी के बारे में ही बताता है कि किस स्टेट का नाम कैसे चेंज करेंगे, टेरिटरी कैसे चेंज करेंगे, डिलीट करना हो, एडिशन करना हो, 2 स्टेट को मर्ज करना हो या एक स्टेट की 2 स्टेट बनानी हो तो क्या क्या प्रोसेस है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 है, उसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया, नागरिकता के बारे में। सिर्फ ये याद रखो कि कैसे नागरिकता लेनी है, ठीक है। फिर एनआरआई के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं नागरिकता के, कोई बाय बर्थ मिलता है, कोई ब्लड रिलेशन से होता है ना, और कुछ इतने सालों तक अगर यहाँ पे रह गए, वो डिफरेंट रूल है, ठीक है। फिर है पार्ट 3, पार्ट 3 तो आपको मैंने बता दिया है। तो देखो आपका पार्ट 1 भी आपको पता है, पार्ट 2 भी पता है, पार्ट 3 भी पता है, पार्ट 4 भी पता है, ठीक है। तो ये इस लेवल का, इतना सुपरफिशियल लेवल का ही आएगा, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में अपना